हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 52,699 पदों पे वैकेंसी होने वाली है। और ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी की सबसे बड़ी वैकेंसी है इसके इतिहास में। मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको क्या है, मॉक टेस्ट भी लगाना है। और उससे पहले क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर नहीं लगाएंगे या फिर मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले कि आपको टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट से ये आपको पता चलता है कि आपको किस पे कितना ज़्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, या फिर कितना टाइम टेकिंग करना है। क्योंकि आजकल जो है पेपर का लेवल ये हो गया है कि आपका जितने भी क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग पूछे जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर जरूर लगाने चाहिए। और आज वही है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो मैथ के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर होता है कांस्टेबल का, उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 सब्जेक्ट से मिलके बनता है। जैसे कि आपका पहला होता है जीके जीएस, दूसरा होता है आपका मैथ, तीसरा रीजनिंग होता है और चौथा हिंदी होता है। और औसतन जो होता है सबका 38-38 क्वेश्चन होता है। हालांकि जो रीजनिंग है उसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग जो है मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि जो मैथ का क्वेश्चन होता है 38, जो उसका पोर्शन होता है उसमें जो है रीजनिंग भी घुसेड़ा रहता है। यानी लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग पूछे जाते हैं मैथ के पोर्शन में। तो उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है और लगाने का तरीका क्या है क्वेश्चन एग्जाम में, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। ये जो शब्द जो दिख रहा है ना, ये कंफ्यूजन होता है। तो जो का मतलब होता है कि जो पास में होता है, यानी जो बी है, बी के बारे में बताया है कि बी जो है सी से 3 गुना कुशल है और वे तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ए और बी का हम सबसे पहले देखेंगे, ए बी का रेशियो निकालेंगे। तो ए कह रहा है कि बी से आधा है, तो अगर बी 2 है तो ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहीं दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो बी है सी से 3 गुना है, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। कह रहा है बी जो है 3 गुना है किससे, सी से। अब यहाँ देखिए, यहाँ बी 2 इफिशियंसी के साथ है, यहाँ 3 के साथ है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, ए और बी और सी का रेशियो हो जाएगा। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 6 और सी का हो जाएगा कितना, 2। तो ये ए बी और सी की इफिशियंसी हो जाएगी, उनका रेशियो हो गया। अब ये कह रहे देखिएगा, बी जो कह रहा है बी अकेले इस काम को 6 दिनों में करता है। तो बी की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 6 है। अगर ये 6 दिन में काम करता है तो कितना टोटल काम किया होगा, तो ये 36 टोटल काम किया होगा, यानी टोटल 36 काम था। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों पूरा हो जाएगा। तो तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी, देखिएगा 3 6 आपका 9 हो जाएगा, 2 11। तो 11 के एफिशिएंसीज करेंगे तो 36 में 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 11 तिया 33, बचा कितना, तो बचा 3। तो 11 दूना 22 यानी 3.27 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो ये था तरीका आपका रेशियो मेथड से। इसको आप ऐसे भी शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते थे। ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये कह रहा है कि अब यहाँ से देखिएगा, इसमें क्या होता है, जब शॉर्ट में एक ही लाइन में लिखना होता है तो हम पीछे से चलते हैं। तो मान लीजिए ये सी को 1 मान लीजिए। अब कह रहा है कि जो बी है सी से 3 गुना है, तो इसको 3 गुना कर दीजिए। अब कह रहा है कि जो ए है बी का आधा है, तो बी यानी बी अगर 3 इफिशियंसी है तो ए कितना होगा, आधा यानी 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यानी 15 30 और 10 का रेशियो निकालेंगे तो वो भी 3 और 6 और कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से भी वही रेशियो आ गया है। ये एक लाइन में था, वहाँ पे हमने थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगाया है। तो आपको ये भी आपको सीखना है और वो भी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल दी गई दूरी बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो बेसिक होता है और एक होता है आपका एलिगेशन। तो हम पहले बेसिक देख लेते हैं और उसके बाद से एलिगेशन देख लेते हैं। देखिए पहला जो है हम लोग देखते हैं।
देखिए कह रहा है कि टोटल दूरी है 75 किलोमीटर और इस पूरे दूरी को 8 घंटे में क्या करता है, दूरी तय करता है। ये पूरा आपका 8 घंटे में पूरी 75 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो वहाँ से तो स्पीड आप निकाल ही सकते हैं। उससे आप सबसे पहले देखिएगा T1 निकालेंगे। ये कुछ भाग कह रहा है कि ये पैदल चलता है और कुछ भाग कह रहा है साइकिल से चलता है। तो माना कि जो उसने क्या किया, एक्स भाग जो है साइकिल से चलता है, सॉरी पैदल चलता है, और 75 माइनस एक्स भाग जो है वो किससे चलता है, वो चलता है साइकिल से। ये हो सकता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ से देखिए तो वो T1 कितना हो जाएगा, यानी इस वाले भाग के कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा x दूरी यानी दूरी हो जाएगी, और p यानी पैदल कितने चाल से चल रहा था, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। और दूसरा जो है 75 माइनस एक्स दूरी चलेगा साइकिल से, उसका कितना स्पीड है, तो वो हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 लग रहा है। तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको ऑप्शन से भी रख के निकाल सकते हैं, हालांकि इसमें ऑप्शन देखिएगा 15 ही होगा, क्योंकि ये जो है अलग में ये पॉइंट से है और पॉइंट ये कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकता। तो देखिए x के जगह अगर हम 15 रख रहे हैं तो 15 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। वहीं 75 में से जब 15 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका 60, और 12 से जब भाग देंगे तो 12 पच्चीस 60 हो जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा। यानी यहाँ से देखिएगा यहाँ से भी 8 हो गया, यानी ये आपका सही हो जाता है। x के जब हम 15 रख के लगा सकते हैं, तो ये आपका बेसिक मेथड हो जाता है। यानी T1 प्लस T2 इक्वल टू जितना भी टोटल टाइम आपका निकला है तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये बेसिक मेथड हो गया। और फ्रेंड्स अगर इसको एलिगेशन लगाए तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ये एलिगेशन आपका इजी हो जाता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे एलिगेशन बता रहे हैं। तो पहला जो पार्ट चल रहा है पैदल, दूसरा साइकिल से चल रहा है। टोटल 75 किलोमीटर का दूरी था और वह 8 घंटा में दूरी करता है। तो टोटल आपका स्पीड यहाँ से निकल जाएगा, दूरी बटा टाइम, टोटल दूरी है तो उसका टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 75/8, जो कि हम बीच में लिखेंगे। और पैदल चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, और साइकिल से चल रहा था 12 किलोमीटर पर आवर से। तो ये बीच का हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, और ओवरऑल एस जो स्पीड था वो इतना हो गया। अब यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। जो भी यहाँ पे आएगा इसमें घटाने के बाद, एलिगेशन में जानते हैं एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो बड़े वाले से घटाते हैं, एक छोटे वाले से घटाते हैं, तो यहाँ पे जो रेशियो आता है वहाँ पे ये टाइम आएगा। तो यहाँ देखिए ये 75/8 है तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 40, ये वाला हिस्सा 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, और ये टोटल हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ 75 बचेगा। तो यहाँ 40 और जब 75 घटाएंगे तो यहाँ 35 हो जाएगा, और ये 96 में से जब 75 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 21। तो जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 बचे 35। तो रेशियो कितना आएगा टाइम का, 3:5 आपका आ गया। और यही था टोटल टाइम कितना था, 8। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 5 8 आ जा रहा है। इसका मतलब जो पैदल चल रहा था, जब पैदल चल रहा था तो वो 3 की स्पीड से चल रहा था, सॉरी 3 घंटा ले रहा था, और जो साइकिल से चल रहा था तो 5 घंटा टाइम ले रहा था। तो यहाँ पूछ रहा था कि x द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताना था। तो अभी हमने बताया कि पैदल के स्पीड कितना था जब वो पैदल चल रहा था, तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और हमने टाइम निकाला है 3:5, यानी पैदल वाला का टाइम कितना लग रहा था, 3 घंटा, और जो साइकिल से चल रहा था उसको 5 घंटा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 5, और यहाँ से टाइम कितना है 3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो पैदल कितने दूरी तय करेगा, 15 किलोमीटर। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये दो तरीके था, एक एलिगेशन मेथड और एक था आपका बेसिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ एक बात आपको नोट करनी है कि जब भी कोई वस्तु एक वस्तु से पिघला कर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उसका जो आयतन होता है वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो गोले का आयतन होगा वही शंकु का आयतन होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, और जो आपका शंकु हो जाएगा उसका आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अब यहाँ से दोनों को रिलेट करेंगे तो क्या पूछ रहा है, शंकु का व्यास। तो शंकु की सबसे पहले
इसकी त्रिज्या निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका व्यास हो जाता है। तो ये देखिएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और ये कैपिटल आर मान लीजिए, क्योंकि ये अलग अलग त्रिज्या दोनों की है। और यहाँ से देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 कैपिटल आर क्यू इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल आर का मान दिया हो कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब हो जाता है 4 गुणे 1000 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यानी आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर इंटू एच आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, या डिवाइड 0 से 0 कट गया। अब इसको अंडर रूट ले लेंगे तो ये आर हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से 2 गुणे 10 निकल के आएगा। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी। हालांकि पूछा क्या है, उसका व्यास पूछा है, तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना, तो 40 आपका इसका क्या हो जाएगा, शंकु का व्यास हो जाएगा। त्रिज्या हमने निकाला 20, तो उसका 2 गुना होता है व्यास, तो वो हो जाएगा आपका 40। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात कि ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पिघला के बनाई जाती है तो उनका आयतन कभी नहीं बदलता है। तो आयतन का फॉर्मूला आपको याद होता तो आप इसे लगा सकते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सेट में, हर जगह, हर दूसरे तीसरे सेट में मिलता ही रहता है, तो आप इसको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक सेट में से, ध्यान सुनिएगा, एक सेट में से 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट का औसत में कितना प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 3 से शुरू हो रहा है, तो 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 3 से शुरू होना है और 5 लगातार लिखनी है संख्या, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि इनका औसत कितना होगा, तो इनका औसत हो जाएगा बीच वाली संख्या, यानी पहले जो 5 संख्या थी उसकी औसत 5 है। अब कह रहा है कि इसमें से एक संख्या हटा दी जाए, यानी अगर 7 को हटा दिया जाए तो बची संख्या कितनी, 4। तो अब इसका औसत कितना हो जाएगा, तो इसका औसत हो जाएगा 4.5। तो कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे 0.5 की कमी आई है, कितने से, 5 से, तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10%। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो कि क्या कह रहा था। सबसे पहले इन संख्या का औसत निकाले हैं जो पहले कह रहा था, उसके बाद से जो एक संख्या हटाने के बाद जो औसत आया वो कह रहा है, तो ये 4.5 आया है। तो कितने का डिफरेंट बताना था परसेंटेज में, तो 0.5 का डिफरेंट आया है, तो वही आपको बताना था। तो आपका परसेंटेज में जब निकालेंगे तो ये 10% आएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है, ये आपको बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है, आपको बताना है। तो मान लीजिए एक संख्या है और एक एक्स संख्या है, यानी 2 संख्या है जो एक्स से बनी है। कहने का मतलब है कि न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 हो सकता है। तो मान लीजिए कि जिनका गुणनफल हम मान लेते हैं कि एक्स गुणे एक्स, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 दिया हुआ है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही पूछ रहा था। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन के यही था। थोड़ा सा इसमें आपको समझने वाली बात थी, कह रहे कि कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं कि 16 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा 16, और इनका जो गुणनफल होगा 64 होगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं हो सकती जिसका गुणनफल भी 64 हो और उसका योग भी 16 हो। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, या तो आप गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, 1200 को आप तोड़ते जाइए और जो संख्या बाद में जिसका पेयर नहीं बनता उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम 12 गुणे 100 लिख सकते हैं और 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। और ये देखिए 10 का पेयर बन गया, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। 12 को 2 का पेयर बन गया, रह गया 3, 3 का पेयर नहीं बना। इसका मतलब 3 ही ऐसा है जिसमें
इसको पूर्ण वर्ग बना सकता है इस पूरी संख्या को 1200 को। 3 ही पूछ रहा था, तो यही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि 3 को यहाँ पे जरूरत है पेयर बनाने के लिए। वो कौन सा संख्या है? 3। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, या फिर अपनी काबिलियत से सोच के भी ऐसे बना सकते हैं, तोड़ तोड़ के। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, बताना है कि इसका मान क्या हो सकता है। इस वाले क्वेश्चन को हम चलते हैं लेफ्ट साइड से। जैसे ये सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके फिर इसको सॉल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। 8 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आप कहेंगे 64 का 8 स्क्वायर रूट होता है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 और जब 73 जोड़ेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 73। ये हो जाएगा आपका 81। और 81 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे 9 का। तो इस पूरे वाले हिस्से का कितना भाग हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 अब प्लस 27 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आप कहेंगे 6। अब 6 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो अब कितना हो जाएगा? 9। फिर से अब अंडर रूट 9 रह गया, तो अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो बचे कितना? तो 3 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम हमेशा कितने लेफ्ट से चलते हैं। अब वो आपको याद भी होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर रूट है या फिर किसका स्क्वायर है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा है वाई का मान आपको बताना है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई इक्वल टू दिया है 4.5। यहाँ देखिए ये क्या करना है, वाई का मान पूछ रहा है, तो हमको एक्स के पे वाई पुट करना पड़ेगा, तभी आपका एक वेरिएंट हो जाएगा। उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू वाई। अब यहाँ पे हम रख देंगे इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा 7/4/5y प्लस का 6y इज इक्वल टू 29। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? ये आपका हो जाएगा 7 चौको 28 बट्टे में 5, ये y हो जाएगा, प्लस का 6y इक्वल टू 29 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28y, और ये हो जाएगा 30y इक्वल टू, ये हो जाएगा 29 इंटू 5। ये आपका 5 इधर चला गया है, तो यहाँ से आपका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 58। वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 29 × 145 हो जाता है। जब इसको डिवाइड करेंगे 58 से 145 में, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, लगभग 2 पॉइंट, और आपका सभी में 2.2 पॉइंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पॉइंट और ये 5 बार, यानी 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं करना था, बस एक्स का मान यहाँ पे पुट करना था, और उसके बाद से डायरेक्ट सॉल्व करने था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यह आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कह रहा है कि एक संख्या जो x है और दूसरी संख्या x + 40 है, क्योंकि ये एक दूसरे से 14 अधिक है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। और एलसीएम कितना हो गया? 2, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ दिया है 2 और एलसीएम हो गया 60 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं x कोष्ठक में x + का 14। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसा x का मान रखना है कि ये आपका 120 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो ये आप 6 रख के देखिए, तो ये 14 6 20 हो जाएगा, और 20 से गुणे 6 हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा आपका 120। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन से भी हेल्प लेनी है, क्योंकि ऑप्शन जो है इसीलिए दिया जाता है कि आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकें। तो या तो आप x का मान वेरिएंट लाएंगे तो वहाँ से भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आप ऑप्शन से ही करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 4 संबंधित 9 के अनुपात में क्या किया गया है? ए और बी के बीच 39 कैंडियों को वितरित किया गया है। बी को ए से कितना कैंडी अधिक मिलता है, आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 4.9 इनका रेशियो दिया गया है, और टोटल कैंडी कितनी है? तो आपका 39 है। और यहाँ से देखा जाए तो कितना है? 13। कितने गुना है? तो आप कहेंगे 3 गुना। और ये कह रहा है कितना अधिक बताना है, तो इससे कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 5 अधिक है। और 1 यूनिट का मान कितना आया? 3।
तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना अधिक है, 15। तो यही बताना था। तो 15 कैंडी जो है बी को ए से अधिक मिला है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए सारे प्रीवियस के हैं और ये पूछे हुए आप देख पा रहे हैं और कितने ईजी है ये भी आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स की 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची गई वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। आपको बताना है वस्तु की जो कास्ट प्राइस है वो कितनी होगी। तो सबसे फ्रेंड अगर दुकानदार जो है वह वस्तु खरीद के लाता है तो वो उसको हम बोलते हैं आपका कास्ट प्राइस। और कास्ट प्राइस पे मार्कअप करके क्या करता है वो मार्केट में बेचता है, उसको हम बोलते हैं ये मार्कअप करता है तो उसको हम बोलते हैं एमपी यानी मार्केट प्राइस। और मार्कअप करने के बाद वो डिस्काउंट दे के बेचता है, इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका कास्ट प्राइस। यहाँ पे मार्कअप किया है और यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। तो मार्कअप और डिस्काउंट का जो सक्सेसिव होता है वो आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस होता है। हालांकि यहाँ पे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है यानी वस्तु की क्रय मूल्य कितना है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, माना कि जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है, एक्स रुपया है। आप इसको दो तरीके से लगते हैं, या तो आप रेशियो मेथड से लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट लगाएंगे क्योंकि छोटा सा है। ध्यान से देखिएगा, एक्स को अब क्या किया है, एक्स रुपया की वस्तु हो गई, उस पर 10% मार्कअप किया है यानी 10% बढ़ा दिया है तो 110 रुपये में बेचा होगा। फिर उस पर दोबारा 30% का यानी 2 बार मार्कअप किया है तो ये हो जाएगा इसका 130 या पाउंड में 100 रहेगा क्योंकि ये परसेंटेज में था। और फिर क्या किया है कि 20% का डिस्काउंट दे दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 80 अपॉन में इसको लिखेंगे आप 100। अब इसको कितने में बेच रहा है तो आप कहेंगे 2288 में बेच रहा है। अब यहाँ से बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। ये देखिए 0 से 0 क्या होगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 0 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 13 अट्ठे 104 होता है तो 13 और 16 से जाएगा कितने बार में, ये 208 कैंसिल हो जाएगा। बचा 8 तो इसको जब 8 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। अब ये 3 0 यहाँ पे बचा था, इधर आपको चिपका देना है तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2000 इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया और सिलाई शुल्क के रूप में उस पर 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इस कीमत पर बेचना चाहिए इस वस्तु को। तो देखिए ध्यान से, पहले 600 रुपया में उसने खरीदा है और 40 रुपया उसने क्या किया है, शुल्क दिया है, सिलाई शुल्क। तो उसकी जेब से कितना खर्च हुआ, तो आप कहेंगे 640 रुपया खर्च हो गया है। अब कह रहे हैं कि 12.5% का लाभ लेना है। 12.5% फ्रैक्शन होता है 1/8 और ये प्लस होगा क्योंकि ये लाभ लेना है। तो ये कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 9/8 रुपये में बेचेगा यानी 8 की वस्तु कितने में बेचेगा, तो 9 में बेचेगा। तो 8 की वस्तु अगर 640 यानी कास्ट प्राइस 640 था तो ये कितना गुना था, तो आप कहेंगे 80 गुना था। तो अब पूछ रहा है कि 9 का कितना हो जाएगा, यानी इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 8 72 यानी 720 की ये क्या करेगा, वस्तु को बेचेगा। तो इसको 12.5% का लाभ होगा। तो 640 की वस्तु अगर 720 रुपये में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 12.5%। तो ऐसे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखिएगा कि एक वस्तु को 2500 में खरीदी गई और दुकानदार इसी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी जो है इसको 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का अंकित कीमत आपको बतानी है यानी मार्केट प्राइस बताना है आपको। ध्यान से देखिएगा, इसको दो तरीके से लगाएंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक से। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि 2500 में खरीदा। अब इसका मतलब ये है कि उसका जो है कास्ट प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 2500 में वस्तु खरीदा है। अब कह रहा है कि 12% छूट की अनुमति देता है, यानी अगर 12% देखा जाए तो 12% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 25 100 यानी 25 की वस्तु में 3 का अगर छूट देगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 22 रुपये में बेचेगा। तो ये आपका मार्केट प्राइस है क्योंकि छूट जो होता है मार्केट प्राइस पे ही दी जाती है। तो एमपी का रेशियो हो गया आपका 25 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। अब कह रहा है कि 10% लाभ लेता है, तो लाभ हमेशा किस पे होता है, तो कास्ट प्राइस पे होता है। तो सीपी आपका जब करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/10 होता है यानी, और लाभ ले रहा है तो प्लस में हो जाएगा यानी 10 की वस्तु की कास्ट प्राइस 10 थी और उसको बेच कितने में रहा है, तो आप कहेंगे 11 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
CP और SP का रिलेशन क्या होगा, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 10:11 आपका यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ जो है SP 22 आ रहा है, तो इनको हम दोनों को बराबर करेंगे, तो आपको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP SP और MP का रिलेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो जाएगा CP आपका 20 और टोटल आपका SP हो जाएगा 22 आया ना इसका रेशियो दोनों जगह से, और यहाँ से MP जो है आपका 25 आ रहा है। क्वेश्चन में दिया है आपका CP कितना 2500, तो आपका 20 यूनिट का मान दिया हुआ कितना, तो आप कहेंगे 2500 कितना गुना है, तो आप कहेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125, और 125 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3125 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसको फ्रेंड हमने क्या किया, रेशियो मेथड से लगाया है। अब एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिखे तो आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ध्यान से देखिएगा, ये आपको नोट रखना है। जैसे कि मान लीजिए कहे कि एक वस्तु को इतने में खरीदा, 12% का छूट दिया, फिर भी इतना परसेंट का लाभ हुआ, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस जो होता है दोनों को बराबर कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कास्ट प्राइस आपका 2500 रुपया दिया है, ध्यान से देखिएगा 2500 दिया है। अगर कास्ट प्राइस पे क्या दी जाती है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे 110 रुपये में बेचेगा, 110 अपॉन में 100 हो जाएगा। यहाँ से सेलिंग प्राइस ये हो गया। अब देखिएगा, अब जब MP पे जो सेलिंग प्राइस होगा तो MP माना कितना है, X है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि MP ही निकालना है, कीमत कितना है, अंकित कीमत वही आपको निकालना है। और हमेशा कितनी दी जाती है, छूट दी जाती है, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया है, 12%। जब इसको घटाएंगे 100 माइनस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 88, यहाँ 88% हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। ये हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को बराबर कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस को जब बराबर करेंगे तो ये आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा ये 11 8 88 हो जाएगा, बच्चा इधर 8, इधर बच्चा 10। जब इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2500 गुणे यहाँ 10 आया, अपॉन में क्या आया, 8 आया। अब यहाँ से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे 100 होता है तो इसको हम करेंगे 4 25 100, और ये 25 25 625 हो जाएगा, 625 गुणे यहाँ बचा ये आपका 10, इसको जब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5, 625 गुणे 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 3125 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ये आपका जो है हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस आपको बराबर कर दिया है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, वो आप डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा यहाँ पे हमने CP लिखा था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रॉफिट और लॉस लिया था। तो 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे MP होता है, और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट होता है। जब देखिएगा यहाँ पे CP और MP का जब रेशियो निकालेंगे तो वो आपका आएगा क्या, तो वो आएगा आपका यहाँ पे 100 माइनस का डिस्काउंट, अपॉन में ये आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो फॉर्मूला है इस पे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। CP आपका दिया है, MP निकालना था, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू 88, हमने 2500 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आपका 100 माइनस जब डिस्काउंट करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। और ये आपका पूछ रहा था X MP, और यहाँ पे अपॉन में 100 प्लस आपका प्रॉफिट हुआ है कितना, 10% का, यहाँ पे 110 लिखेंगे, यह 11 8 88 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 25 100 हो जाएगा, 25 25 625 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2 25 10 हो जाएगा। और जब 625 में 25 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा X का मान यहाँ से 3125। तो ये आपका दोनों तरीका आपको नोट कर लेना है। ये वाला आपको याद रखना है, फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हमने सेलिंग प्राइस को बराबर करके निकाला है, क्योंकि एक ही वस्तु के मार्केट प्राइस में बेच रहा है तो वहाँ पे एक बार छूट दे के तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, और एक बार प्रॉफिट और लॉस लेके हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आगे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी मेथड से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 2 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि आपका प्रिंसिपल जो है कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, यानी 1 से ये 2 गुना हो जाएगा अमाउंट, ये कह रहा है। तो ये आपका जो है हमेशा जो है प्रिंसिपल और जो अमाउंट का अंतर होता है ये वो SI आता है, ठीक। अब जो है यहाँ पे देखिएगा आपका
हमेशा जो प्रिंसिपल होता है, जैसे कास्ट वाइज आप 100 मानते हैं, उसी प्रकार प्रिंसिपल को भी हम क्या मानेंगे, हमेशा आपको मानना है, आपका अब प्रिंसिपल को 100 मानना है। तो यहाँ जब 100 बनाएंगे तो यहाँ भी आपका 200 हो जाएगा। अंतर कितना है, तो आप कहेंगे ये आपका 100 का डिफरेंट है, तो ये आपका एसआई हो जाएगा। तो एसआई कितना आया, तो आप कहेंगे 100 आया। तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एसआई इक्वल टू होता है PRT/100, या तो ऐसे निकाल सकते हैं, एसआई आपका निकल गया 100 और प्रिंसिपल भी आपका 100 है, और रेट आपका दिया है कितना, आपका 4%, टाइम ही निकालना है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। या फिर एसआई का अगर प्रिंसिपल आपका 100 मानते हैं, तो वहाँ जो एसआई होता है वो आर और टी का मल्टीपल होता है, और यहाँ से आर और टी का आपका मल्टीपल दिया हुआ है 100, यानी एसआई का मान यहाँ पर 100 दिया है, रेट आपका दिया है 4%, टाइम निकालना है इक्वल टू 100। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25 वर्ष आपका टाइम हो जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को या तो आप रेशियो से निकाल सकते हैं या बेसिक से जाके भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिक से इन द सेंस कि जैसे 1500 रुपया दिया था आपका, 1500 रुपया दिया था आपका, कह रहा है प्रिंसिपल, और अमाउंट जो हो रहा है कितना हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है 3000, क्योंकि इसका 2 गुना हो जा रहा है। यहाँ से एसआई कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 1500, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, एसआई हो गया। तो आप एसआई इक्वल टू होता है PRT/100 से भी आप निकाल सकते हैं। हालांकि ये जो थोड़ा इजी था, तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल आपका निकल ही गया 1500, रेट आपको दिया ही है 4%, और आपका एसआई आपका हो गया 1500, तो टाइम आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से भी जब निकालेंगे तो आपका आएगा 25 वर्ष। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, आप लोग इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं। अब जब रेशियो से निकालेंगे तो वहाँ आप प्रिंसिपल हमेशा 100 मानेंगे, और जब 100 मानेंगे तो एसआई जो होता है वो आर और टी का मल्टीपल होता है। हालांकि इसको डिटेल में अगर समझते हैं तो आपको समझ में आता है। हालांकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे, तो हमको बस ये बताना था कि आपको ये कैसे लगाना है पेपर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। दिया हुआ है कि 1000 रुपया 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। यानी रेट पूछ रहा है, रेट आपको बताना है। तो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का इस तरह से क्वेश्चन दिखे कि इतना रुपया 2 साल में इतना हो जा रहा है, कि इतना रुपया 3 साल में इतना हो जा रहा है, तो 2 साल के लिए पूछे तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, और 3 साल के लिए पूछे तो क्यूब रूट निकालते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। आप जानते होंगे कि अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100 का होल स्क्वायर। तो जब P ये आपका अमाउंट है 1144, यहाँ पे रखेंगे 1144.9, और इसको नीचे लाएंगे P, तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्क्वायर है। तो हमको क्या करना होगा, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, तभी ये स्क्वायर हटेगा, तब आप यहाँ से रेट निकालते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 क्यूब रूट निकालते। तो इसी प्रकार से देखिएगा कितना रुपया है आपका, है 1000 रुपया, और कितना हो जा रहा है 1144.9 हो जा रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11449 हो जाएगा। अब ये देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 100 का स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है आपको बताना है। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए जो लास्ट का 2 डिजिट है उसको हम क्या करेंगे, उसमें से जो यूनिट डिजिट है 9, उसको हम क्या करेंगे कि यह किस संख्या के अंत में आ सकता है 9। तो आप कहेंगे कि जो 7 है उसके स्क्वायर के अंत में आ सकता है 9, और 3 है इसके स्क्वायर के अंत में आ सकता है 9। ये आप समझ गए हो, तो आपको लिख लेना है 7 और 3। अब देखिए ये वाली जो संख्या 3 डिजिट फर्स्ट वाली जो 114 जो है, तो आप कहेंगे जो 114 है इससे छोटा किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 10 का जो स्क्वायर होता है इससे छोटा होता है। तो आप 10 लिख लेंगे, इससे छोटा, जैसे कि 114 से किसका स्क्वायर होता है, 114 का इससे छोटा एक ही का 10 का स्क्वायर होता है, यानी 100 होता है 10 का, तो 10 हम लिख लेंगे। अब हम 7 और 3 में चूज करने हैं इस वाले जगह पे, यानी यूनिट डिजिट पे यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए अगर 114 से बड़ा स्क्वायर देखा जाए तो आपका क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और आपका 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी ये छोटा हो गया। अब जो 114 किसके नजदीक आएगा, तो बड़ी वाली संख्या के नजदीक आएगा या फिर छोटी वाली संख्या के नजदीक आएगा। तो अगर बड़ी वाली संख्या के नजदीक आए तो इसमें से बड़ी संख्या लेंगे, और छोटी वाली संख्या के नजदीक आई अगर ये 14 तो छोटी संख्या लेंगे। तो 121 जो है 114 के नजदीक है, यहाँ पे 7 का डिफरेंट है, और यहाँ जो है 14 का डिफरेंट है, यानी बड़ी वाली संख्या के नजदीक है,
114, 121 के नज़दीक है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, तो यहाँ पे 7 ले लेंगे। तो यहाँ से ये 107 का स्क्वायर है आपका 1144,9। तो इसी प्रकार देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 107 बटे में ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 100 से कितना अधिक है, तो 7 अधिक है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे ली जाती है, तो 7% ही पूछ रहा था, यानी रेट पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7%। अगले देखिए, इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका और होता है, ये देखिए 11,44,9 है, इसमें से 1000 घटाएंगे, ये जो आपका दिया हुआ है तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14,4.9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है ना, उसमें 2 साल का दिया है तो 2 से हम भाग देंगे, तो ये कितना से कट जाएगा, तो 7 बार में, तो यहाँ से भी आपका 7 आ जाता है। तो इसमें लगभग आपका आंसर सही आता है, 100% श्योर नहीं होते हैं, लेकिन आपको जब भी ज़्यादा टाइम देखने को मिले कि अगर आपके पास टाइम कम है, तो आपको ये भी लगा सकते हैं, ये वाला मेथड भी। तो हमने यहाँ पे 2 मेथड बताए हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये वाला कब यूज करना है, जब आपके पास बिल्कुल टाइम ना बचा हो, तो कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्या करना है, आपका स्क्वायर लेना है, यहाँ पे 2 साल के लिए आया तो स्क्वायर रूट निकाल लिए हैं, 3 साल का पूछता तो 3 साल के लिए इस क्यूब रूट निकाल लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है 2 साल का या 3 साल का, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कभी कभी टाइम भी पूछ देता है, कभी कभी आपका रेट भी पूछ देता है, तो दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है, रेट भी टाइम भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए बी और सी के बीच 1125 का नुकसान 7, 8 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ए का कितना हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए 7 है, 8 है और 9 है, इनमें क्या है, नुकसान को बांटा गया है, और 1100 टोटल है, 1152 रुपया। ठीक, अब ये कितना है, आप टोटल देखिएगा, ये हो जाएगा 9, 8, 17 और 7 होता है आपका 24, ये कितना हो जाएगा, 11,552, 1152 है आपका, 1152। अब यहाँ से जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 की 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का नाम 8, बचा कितना, तो 8 और 8 3 11, तो 8 चौको 32 और 8 चौको 32। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 और 24, कितना हुआ, तो 48। अब क्या पूछ रहा है कि ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो 48 ए का 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, लास्ट में 6 आएगा, तो यूनिट डिजिट, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, एक ऐसे इसमें कितने होगा, तो टोटल कितना है, तो टोटल आपका हो जाएगा 9, 9 8 17, 9 8 17 और 7 हो जाएगा आपका 24, 24 टोटल था, उसमें से एक हिस्सा कितना है, 7 गुणे कितना रुपया था, 1152। यहाँ से भी जब आपको निकालेंगे तो एक हिस्सा आ जाएगा, यानी 24 से क्या, देखिए ये आपका हो जाएगा 8 3 के 24, या आपने काटा 8 1 8 11 44 बार में जाएगा, फिर से जब डिवाइड करेंगे ये होगा 3 3 चौको 12, और ये हो जाएगा आपका 3 और 24, 48 गुणे 60, यहाँ से भी आपका आ जाएगा। तो ये आपका दोनों ही तरीका सही है, एक तो आपका रेशियो हो गया, एक बेसिक हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। हिस्सा निकालना था तो एक का हिस्सा आपको ऐसे निकाल सकते हैं, किसी का भी हिस्सा पूछता तो आप निकाल सकते हैं, बी का, सी का, या फिर सबका अलग अलग निकाल के आप निकाल के बता सकते थे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। ए बी तथा सी ने 50,000 रुपये क्या किया, कारोबार में प्रारंभ किया, और बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, और ए ने बी की तुलना में कितना, 2,000 अधिक क्या किए, दिए हैं उसमें कारोबार में। यदि कुल लाभ जो है 10,000 था, तो ए का हिस्सा कितना होगा, आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, टोटल 50,000 रुपये दिए हैं दोनों तीनों ने। तो सबसे पहले कि ए का मान लीजिए कि ए से कह रहा है कि जो बी है वो 6,000 अधिक रुपया दिया है, और बी से जो ए है वो 2,000 रुपया दिया अधिक। तो अगर देखा जाए तो ए टोटल सी से कितना हो जा रहा है, तो 8,000 रुपया अधिक हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, ये 8,000 हो गया, ये 6,000 हो गया, यानी सी से कोरिलेट किए ए जो है 8,000 अधिक है, और सी से जो बी है 6,000 अधिक है। तो अगर देखा जाए तो 8 और 6 14 जो है अंतर हो रहा है, टोटल 8 और 6 14,000, तो 50,000 टोटल था। अगर डिफरेंट अगर हम 14,000 घटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे टोटल जो है 36,000 बचेगा। अब 36,000 को हम क्या करेंगे, तीनों में बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 1200, सॉरी 12,000 ये हो जाएगा, 12,000 ये हो जाएगा, तो सबके पास जो है 12,000 रुपया आएगा, 12,000 तीनों के पास आएगा। इतना तो सबके पास था ही 12,000 रुपया। अब कह रहा है ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया,
अब ये कह रहा है कि जो बी ने है वो सी से कितना अधिक दिया था, तो 6,000 अधिक दिया था, तो ये हो जाएगा 18,000। और सी से 8,000 अधिक ए ने दिया था, तो ये हो जाएगा 20,000। अब इनका रेशियो जब निकालेंगे तो ये 3 जीरो से लास्ट में कट जाएगा, बचेगा 20, 18 और ये हो जाएगा 12। अब इनका जब रेशियो निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो 10 और 9 और 6 का अनुपात में ही लाभ बटेगा। तो यहाँ से देखिएगा 10 19, 10 9 19 और 6 आपका हो जाएगा 25। तो टोटल 25 यूनिट का मान आपका जो है वो कितना दिया है, तो आप कहेंगे कितना रुपया कमाए थे, तो 10,000 रुपया कमाए थे। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौक को 100, यानी 401 यूनिट का मान आ रहा है। तो पूछ रहा है कि ए का हिस्सा कितना था। ए का मान देखिएगा यहाँ पे दिया है 10 यूनिट, यहाँ पे 10 कितना है, इसका रेशियो 10 आया है। तो 1 यूनिट का मान अगर 400 आया है तो आपका 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4,000। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो 10,000 में से 4,000 जो है केवल ए का हिस्सा है, आप निकाल सकते हैं। बी का भी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान अगर 400 आया है तो बी का रेशियो कितना है 9 का, तो 9 से जब गुणा करेंगे तो 3600 इसका हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं ए बी सी तीनों का ही। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट होता है उसको हम निकाल लेते हैं, फिर जो बराबर उनके में बटा होगा, ताकि ये आपको लगाने में आसानी हो जाए। इस क्वेश्चन को आप इसको बेसिक से लगाएंगे बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने ऐसे आपको बताया है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 18 कि एक पंसारी के 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। 3,550 की औसत बिक्री की प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री की कितना होना चाहिए। कह रहा है कि पहले महीने में 2,000, दूसरे में कह रहा है 2,500, ठीक, तीसरे में कह रहा है आपका 3,250, चौथे में कह रहा है आपका 4,250 और पांचवें में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स करें, मान लीजिए 5वां महीना में 100 रुपये की बिक्री हुई है और इनका जो एवरेज है, यानी आप एवरेज निकालने के लिए सबका योग बट्टे में 5 करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 3500 होना चाहिए। तो एक्स की जगह पे ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 3500 हो जाए। तो या तो आप इसको ऐड करके इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 गुणे 5 करके जो टोटल आएगा, और ये इनको जोड़ के घटा के एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर दिया है कि बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है आपको बताना है। कह रहा है कि बी और सी एक काम को, बी और सी जो है काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना कह रहा है 20। इनका अगर इफिशियंसी निकाला जाए, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 40 से कलम 40, ये हो जाएगा 20 गुना 40, यानी 2 और 1 का अनुपात में आया है। तो बी और सी का जो है इफिशियंसी दोनों को मिलाकर 1 आ रही है, और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ रही है, 2 आ रही है। तो बी प्लस सी का 1 आ रहा है, तो ए का मान तो ए का एफिशिएंसी यहाँ से कितना हो जाएगा 1, तभी तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई ए की, ए तो कह रहे ए अकेले कितने दिनों में पूरा करे, तो ये 40 टोटल काम था, 40 टोटल काम था और ए की एफिशिएंसी 1 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 40 दिनों में पूरा करेगा ये पूरा काम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये वाला जिस प्रकार से संबंधित है उससे ये किससे इसमें कौन सा संबंधित होगा आपको बताना है। तो यहाँ देखिए एम है, तो एम कितना होता है आपको दिखना है। एम होता है आपका 13 और एस होता है 19। कितना बड़ा है, तो 13 6 बड़ा है, यू होता है 21, जेड होता है आपका 26, तो ये कितना बड़ा है 5 बड़ा है, और ये कितना है एस होता है 19, और ये आपका डब्ल्यू होता है आपका 23। तो ये कितना बड़ा है, तो 19 5 23। एक बार देखिएगा, एक बार 6 बड़ा है, एक बार 5 बड़ा है, और एक बार आपका 4 बड़ा है। तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो आप इसको ऐसे क्या करेंगे, आप ऐसे ही आपको फिर से इसमें बढ़ाना है। तो यहाँ से आप 6 बढ़ाएंगे तो सी होता है आपका 3, और 6 बढ़ाएंगे तो 9 होगा, तो आई होता है 9। ए होता है आपका 1, उसमें से 5 बढ़ाएंगे तो एक कितना हो जाएगा, 5 बढ़ाने पे आपका ए 5 कितना 6, तो 6 कितना होता है एफ होता है। तो एक ही आपको इसमें दिख रहा होगा, आई और एफ से शुरुआत हो रहा है, 2 दिख रहा है, आप यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे
आगे फिर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बढ़ाया, एक बार 6 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, अब 4 बढ़ाते हैं तो n होता है आपका 14, 14 अब 4 बढ़ाएंगे तो 8, 18 हो जाएगा। तो हमने पहले i निकाला था, फिर f और 18 r होता है। तो आई एफ आर सब में है, एक बार देख लेते हैं। और अगला अब यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे क्योंकि 6, 5, 4, 3, 2 बढ़ा रहा है, तो 3 बढ़ाना है तो आपका ओ होता है 15, अब 15, 3, 18, यहाँ फिर से आर आएगा। तो आई एफ आर आर यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है, सी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, देखिए कैसे उसमें दिया हुआ है मैथ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। ये सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 2 ब्लैंक आपको दिख रहा है, आपको लगाना। देखिए ये 9 से 16 हुआ है, 16 से 24 हुआ है, 24 से 33 हुआ है, 33 के बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद 54 दिया, उसके बाद यहाँ क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले 9 से अगर देखा जाए, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत कम कम का डिफरेंट है, तो आपको या घटाना घटाना या फिर जोड़ा होगा। यहाँ पे बढ़ता जा रहा है तो केवल जोड़ा ही होगा। तो यहाँ पे 9, 7, 16 जोड़ागा, यानी 7 जोड़ागा तो 16 आएगा, और 16 और 8 जोड़ेगा तो 24 आएगा, और 24 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 33, और 33 में देखिए ये एक एक बढ़ता जा रहा है, 7, 8, 9, तो आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। तो पहली संख्या यहाँ पे आ जाएगी क्या, 43 आ जाएगी। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, 2 दिख रहा है। आगे देख लेते हैं। 10 में जब 11 जोड़ेंगे तो आपका 43 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54, और 54 में जब आपको 12 जोड़ना होगा क्योंकि यहाँ तक 11 हो गया, ये आपका 12 जब जोड़ेंगे, 54 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट में 6 आएगा, यानी 66 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, डिफरेंट का था, कितना अधिक है ये आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा था क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंट था नहीं, 16, 24 दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है संख्या, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, और थोड़ा थोड़ा बड़ा है इसका मतलब प्लस ही होगा। कौन सी संख्या आपको डिफरेंट करके भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको दिखना है कि बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंट नहीं आया है, यानी 9 से 16 आया, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मल्टीपल नहीं हुआ है, तो आप इसको डिफरेंट करके निकालेंगे ताकि आपको आसानी से वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और x y अपन x का मान आपको बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो श्रृंखला है, ये 10 से 10 कब हो सकता है, 10 से 10 तभी हो सकता है या तो 0 आप जोड़े या फिर आपको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 0 जोड़ सकते हैं या फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 से 10 हो सकता है। फिर अगला है आपका 20, तो यहाँ पे क्या कर देखिएगा, यहाँ पे 20 करने के लिए 10 से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसी प्रकार से देखिएगा 10 से 10 हुआ है तो 1 के गुणा किया है, यहाँ 2 का गुणा किया है, तो यहाँ 3 से गुणा करेगा तो 20 यहाँ 60 हो जाएगा। तो x का कन्फर्म हो गया, आप 60 हो जाएगा, क्योंकि अगला देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेगा तभी एक आपका क्या होगा, 240 हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा करेगा तो आपका 1200 हो जाएगा। यहाँ जब 6 से गुणा करेगा तो आपका हो जाएगा 7200, और 7200 आपका y का मान हो गया, तो y अपन x आपको बताना है, तो 160 है, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 छक 72 यानी 120 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है कि श्रृंखला में लुप्त, सेम क्वेश्चन है वही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संख्याओं को जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी, यानी ये जो पैटर्न दिया है उसमें आपको फिट आना चाहिए। तो ये देखिएगा इसमें 2 है, और यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ अल्टरनेट आपको देखना पड़ेगा। जहाँ भी 2 देखिए वहाँ पे आप एक बार अल्टरनेट जरूर चेक करिएगा। यहाँ देखिए 7, 1, 8 हुआ है, 9 हुआ है, 10 हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, 11 होगा, डेफिनेटली 11 होगा। यहाँ देखिए 11, 12 हुआ है, 13 हुआ है, 14 हुआ है, तो यहाँ कितना 15 होगा, तो 11, 15 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला तर्क के समान है। तो देखिएगा इसमें से इसके हिसाब से कौन हो सकता है ये आपको बताना है। जिस हिसाब से इसको बढ़ाया गया है उसी हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन आपको फॉलो कर रहा है आपको देखना होता है। देखिएगा सी है, सी होता है 3, एफ होता है 6, आई होता है 9, एल होता है 12, ओ होता है 15। ठीक, उसी हिसाब से देखिएगा कितना है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 3 का डिफरेंट है। उसी प्रकार अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो यहाँ देखिएगा 12 है, एल होता है 12, 3, 15, और यहाँ से 15, एस होता है 19, तो यहाँ पे गलत हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पे देखते 12, 3, 15, यहाँ भी एस है तो यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है 12, 3, 15, एल 12 होता है, ओ 15 होता है, 3, 18, और 18, 3, 21 होता है, यहाँ पे ये भी गलत है क्योंकि भी 22 हो जाता है। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन दिया कि तर्क के समान है, यानी
जिस हिसाब से इसको फॉलो करना है उसी के हिसाब से कौन सा इस वाले जो क्वेश्चन में दिया है उसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है इसको इसी पैटर्न पे है, इसी हिसाब से क्वेश्चन आपका डी के आंसर डी सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्रृंखला में लुप्त अक्षर आपको बताना है। तो यहाँ से देखिएगा ए बी एफ हुआ है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक होता है, ए होता है, दो होता है, एफ 6 होता है, और यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिएगा ए आया, ए में आप क्या कर सकते हैं कि इतना एक आ जाए तो आप क्या करेंगे, या तो जीरो जोड़ेंगे फिर, या फिर आप एक गुणा करेंगे। ठीक, तो एक गुणा करेंगे तो एक गुणे एक एक हो जाएगा, और एक गुणे दो करेंगे तो दो हो जाएगा, दो गुणे तीन करेंगे तो 6 हो जाएगा, और तीन गुणे चार सॉरी 6 गुणे 4 करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। और 24 होता क्या है, तो 24 होता है आपका एक्स। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। जब भी आपको लेटर संबंधित आपको श्रृंखला दिखे तो वहाँ पे आपको लेटर नहीं, आपको उसको लेटर का अंक समझना है कि ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है। तो आप जानते हो जो बी का ए का होता है एक, बी का होता है दो, एफ का होता है ठीक, जितना भी एस होता है 19, टी 20 होता है, एल 12 होता है। इसी हिसाब से आपको देखना है अंक के हिसाब से, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि यदि a इंटू बी का अर्थ है, ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पूछ क्या रहा है, p परसेंटेज q प्लस आर माइनस एस में q से क्या संबंध है s का। तो q के संबंध में s किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको q और s के बीच का रिलेशन देखना है। तो यहाँ है q और यहाँ है s, तो आपको p से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसी के बीच में, क्योंकि यहाँ जो है माइनस एस से है, तो इन्हीं तीनों के बीच में बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि जो है कह रहा है कि एस आर का रिलेशन आप देखेंगे। माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में, तो माइनस का अर्थ है यहाँ पे दिया है आपका, माइनस का अर्थ कहाँ दिया है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में, यानी जो है आर जो है वो किसके, एस के पश्चिम में। कहने का मतलब है माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे दिया है कि ए जो है बी का अर्थ, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी के पश्चिम में। तो इसका मतलब ये हमने क्या किया, पश्चिम कर दिया इसको। ठीक, अब कह रहा है अगला पॉइंट प्लस का देखेंगे साइन। प्लस क्या कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी के उत्तर में है, यानी जो है क्यू जो है प्लस के बीच में है, तो क्यू जो है आर के उत्तर में है। अब यहाँ से ये बताना है कि क्यू के संबंध में एस किस दिशा में। तो एस देखिए किस दिशा में आपको दिख रहा है, आप बता सकते हैं यहाँ से किस दिशा में। तो आप कहेंगे कि ये साउथ हो गया और ईस्ट हो गया, तो साउथ ईस्ट में है, यानी दक्षिण पूर्व में है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए पी को निगलेक्ट कर दिया है, आपको वही ढूंढना है कि जिसमें रिलेशन बताया है उसको आपको फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है। तो हम यही तरीका आपको बताएंगे, आपको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर सकें। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी रीजनिंग का है, सेम क्वेश्चन है, आप वही क्वेश्चन आपको है दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, ध्यान सुनिएगा, सुबह क्या होता है, सुबह में सूर्य क्या होता है, पूरब की तरफ होता है। इसका मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बस केवल दिया है सुबह में। तो देखिए सुबह में एक्स जो है, सूरज जो है, एक्स ने सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, तो ये पूरब की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि सुबह में सूरज जो है पूरब में ही उगता है। और दाएं तरफ मुड़दा, क्या हुआ, दाएं तरफ मुड़ गया, फिर दो बार क्या हुआ, बाएं मुड़ा। अगर दो बार बाएं मुड़ाना है तो ये एक बार बाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा। ठीक, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं उत्तर दिशा में चल रहा है, नॉर्थ साइड में चल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसको देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। वर्णमाला क्रमानुसार हुए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो लेटर होता है ए टू जेड, तो उसी के अनुसार लिखा गया हो जो भी आपका लेटर बनता है। तो देखिएगा जैसे कि बी दिया हुआ है, बी सबसे पहले आता है उस ए टू जेड में, उसके बाद से एल दिया हुआ है, तो एल 12 होता है, ए फिर आ गया बीच में, इसका मतलब ए आ गया बीच में, इसका मतलब ये पहले होना चाहिए, इसका मतलब यही है आपका गलत आंसर है, ये वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इन तीनों को भी चेक कर लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कि देखिएगा बी में दिया है एलॉय, तो एलॉय में ए दिया है पहले आता है, डिक्शनरी में देखिएगा ए पहले आता है, और एल आता है 12 नंबर पे, तो एल 12 आ गया, 12 आ गया, ये भी ठीक है। ओ आता है 15 नंबर पे, तो 15 हो गया, क्योंकि ये बाद में आएगा, वो ठीक है।
वाई आपका होता है 25, ये भी आपका लास्ट में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए क्रम में है ना, अगर देखा जाए लेटर में तो ए टू जेड जाने में ये क्रम से आएंगे। ए एक आता है 12, 15, 25। उसी प्रकार के इन दोनों को भी जब चेक करेंगे तो ये भी क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। यानी देखिएगा E5 होता है, M13 होता है, P16 होता है, T20 होता है, Y आपका 25 होता है, ये भी क्रम में है। B2 होता है, E आपका 5 होता है, G आपका 7 होता है, I9 होता है, N आपका 14, ये भी आपका क्रम में है। तो जो क्रम में नहीं होता है वही आपका क्या है, वर्णमाला के अनुसार नहीं है। आपका यही था, बीच में ये दे दिया था और ए आपको पहले होना चाहिए था, तो यही आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट चलता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पश्चिम में चल रहा है ना, तो पश्चिम में देखिए यहाँ पश्चिम में चला दीजिए कितना, 90 फीट। 90 फीट चल रहा है, फिर क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ा दीजिए और ये 20 मीटर चलता है, 20 फीट चलता है। ये 90 फीट हो गया, ये 20 फीट हो गया। अब ये कह रहा है कि आगे 20 फीट गया, उसके बाद वो दाएं मुड़ गया, फिर दाएं मुड़ा दीजिए और 30 फीट चला दीजिए। 30 फीट चल गया, उसके बाद कह रहा है कि चाचा के घर पहुंचा। यहाँ चाचा का घर है, चाचा घर, उसके उसके पिता वहां नहीं थे। वहां से वह फिर दक्षिण में 100 फीट गया, यानी दक्षिण में यहाँ कितना गया, 100 फीट। 100 फीट यहाँ मान लीजिए, ठीक, यहाँ पहुंच गया और वह अपने पिता से मिला, यहाँ पिता से मिल गया। शुरुआत बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूरी पर मिला है, तो शुरुआत बिंदु ये हो गई मान लीजिए, ये हो गया। देखिए ये 20 था, ये 20 था तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये टोटल 100 चला है तो ये बचा कितना, 80, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 30 था तो ये भी 30 हो जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे, तो आप कहेंगे आपका 60 बचा है। अब ये आपको बताना है कि शॉर्टेस्ट दूरी कितनी हो जाएगी। तो 80 और 60 का जो स्क्वायर आपको देखेंगे, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वहां से जब इसको निकालेंगे ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 3600। 64 और 36 जब ऐड करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, और 2 जीरो ऐड कर देंगे तो ये किसका देख रहे हैं, आपका किसका स्क्वायर रूट है, तो ये आप कहेंगे कि 100 का जो है ये आपका स्क्वायर है, तो 100 फीट जो है ये यहाँ से दूरी पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक्स बिंदु ए से बी तक चला है, चला दीजिए। एक्स कोई है वो ए से बी तक चला है, और कह रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ा दीजिए, और उसको कह रहा है कि आगे वो 17 फीट तक चलता है, ये 17 फीट चल रहा है। अब ये कह रहा है कि वो फिर जो है दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला है, फिर से दाएं मुड़ाइए इसको, और एक दूरी तक चला है, वह फिर से दाएं मुड़ा, और जो दूरी ये चला है वो कह रहा है ए से बी के बराबर है, यानी इसी के बराबर ये वाला दूरी चला है, और ये आपका 17 फीट चल गया। फिर कह रहा है कि वो दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं मुड़ाइए, और कह रहा है कि 9 फीट चला है, तो यहाँ तक 9 फीट चला है। तो अब कह रहा है कि अब शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है, तो भाई ये 17 है, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 ही बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो ये कितना है, तो दिख रहा है आपका 8, आपका 8 फीट दूरी है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि जो इस वाले से कौन सा ऐसा शब्द जो बनाया जा सकता है, तो इसमें यही ढूंढना होता है डिफरेंट कौन सा नहीं इसमें अक्षर है जो इन चारों में से नहीं दिया हो जिसमें। तो इसका मतलब ये है आपको चेक करना है। देखिए इसमें है पहला ऑप्शन दिया हुआ है डी डिक्शनरी, तो यहाँ से देखिए डी है, आई है, सी है, टी है, आपका आई है, फिर से ओ है, एन है, तो आपका इसमें वाई वाई भी है, वाई भी है, ए भी है, आर है, यानी ये बन सकता है। बी ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है, तो बी 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 इसमें दिया डायरेक्टरी, तो इसमें डी है, आई है, आर है, ई है, ई नहीं है, यही नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें ई नहीं है कहीं भी आपको, तो ये वाला जो ई वाला जो शब्द है वो नहीं बनेगा। तो पूछ रहे कौन सा बनाया जा सकता है, तो यही पूछ रहा था कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए ही बनाया जा सकता है। और ये जो तीनों नहीं बना सकते क्योंकि तीनों में देखिएगा ई कॉमन है, ई इसमें दिया ही नहीं है, तो बनेगा कहाँ से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी में इससे आप डिक्शनरी बना सकते हैं। तो ये पूछ रहा था कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो आपका डिक्शनरी बनाया जा सकता है इन सभी लेटरों से मिला के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है
33 नंबर प्रश्न में कथन है और उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं दो। तो कथन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, आपको बताना है कथन का। तो गेहूं के उत्पाद की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे जो गेहूं का उत्पाद हो रहा है उससे जो ज्यादा है उसका मांग बढ़ता जा रहा है। तो अब ये कहना है कि मांग जब बढ़ रहा है तो यहाँ से निष्कर्ष निकल निकल के आ रहा है कि घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। भाई अगर उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रहा है तो घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। क्यों? अगर भाई जिसकी आवश्यकता है वो तो खाएगा ही, जो भी चीजें हैं मांग तो बढ़ता ही है। तो मांग का इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मांग कम कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो निष्कर्ष एक है गलत हो जाए, क्योंकि भाई मांग एक सॉल्यूशन थोड़ी है कि अगर गेहूं का उत्पाद तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मांग कम कर दोगे, लोग खाना थोड़ी बंद कर देंगे। तो ये आपका निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कि हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। गेहूं के उत्पाद की तुलना में भाई एक तो ऐसे ही उत्पाद कम है और निर्यात करना चाहिए। क्यों निर्यात करेंगे? अगर आयात होता तो यहाँ सही हो जाता कि आयात करने पे क्या पता कि घरेलू आपकी जो तेजी से मांग बढ़ रही थी उसका आपूर्ति कर सकते थे। तो यहाँ जो निष्कर्ष दो कह रहे निर्यात करना चाहिए यानी बेचना चाहिए दूसरे देशों में। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट गलत है, ये भी दोनों गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत है क्योंकि ये दोनों ही निष्कर्ष आपके कथन को परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है। तो आपसे सी जो है एक दो दोनों अनुसरण नहीं, सॉरी डी हो जाएगा। ऑप्शन जो इसमें डी आया नहीं है, डी होगा इसमें से दोनों अनुसरण नहीं करते। ऑप्शन एक और कथन दो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है? जो कथन होता है ना उसी में छिपा होता है आपका निष्कर्ष। उससे आपको फालतू या फिर उससे क्या होगा, अगर बढ़ा चढ़ा के ज्यादा बताए तो वैसे ही गलत हो जाता है। तो निष्कथन में निष्कर्ष छुपा होता है, आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका है आपका कथन और तर्क का आपको बताना है। ये आपको एक हो गया कथन निष्कर्ष, एक ये आपका तर्क होगा। तर्क देखिए दिया है कि कथन में क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? तो तर्क जो आपको दिया गया है, पहला तर्क है कि नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करना चाहिए, करता है। तो ये सही है एक तरह से देखा जाए कि आपको भोजन देने का कारण क्या है। मिड डे मील जो होता है इसीलिए होता है कि जो वंचित बच्चे हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ भोजन भी, उनको पोषक आहार भी मिल सके। तो पहला तर्क हमें तो मजबूत लगता है। दूसरा तर्क देख लेते हैं कि हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। नहीं, क्यों प्रोत्साहन, क्यों गलत प्रोत्साहन क्यों है? क्योंकि भाई शिक्षा एक शिक्षा, अगर शिक्षा के लिए अगर आपको वहाँ पे आपको मिड डे मील चलाया जाता है, सरकार इसीलिए तो चलाती है, ये गलत प्रोत्साहन थोड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है कह रहा है कि बंद हो जाना चाहिए। हाँ, यह स्कूलों में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन करता है, तो ये तर्क जो है गलत हो जाएगा। तो केवल हमें लगता है कि एक ही जो तर्क है पहला वो आपका सही हो जाता है। तो आपका एक जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तर्क एक मजबूत है। दूसरा जो है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार ये योजना चलाती ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर तर्क जो पहला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। भाई इसको समझना बहुत जरूरी होता है, और ये नहीं कि ये आपका व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड होता है, ये जो भी चीजें होते हैं कथन निष्कर्ष तर्क वगैरह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दिया हुआ है कि कथन एक कथन दो दिया हुआ है, निष्कर्ष क्या है? देखिए पहला जो कथन दिया है कि सभी कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। मतलब कक्षा में जो भी, मान लीजिए जिसमें कक्षा है, एक क्लास है, उसमें जो है सभी छात्र क्या है कि तीव्र बुद्धि के हैं। और दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि एक्स जो है तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो इसका मतलब एक्स इस क्लास का नहीं है, ये कथन कह रहा है पहला और दूसरा। तो निष्कर्ष आपको निकालना है कि कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। ये तो गलत है क्योंकि क्लास में तो सभी छात्र क्या है आपके बुद्धिमान है। तो ये डायरेक्ट पहला ही निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और तीसरा निष्कर्ष है एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो यही सही हो जाएगा क्योंकि एक्स जो है ये इस कक्षा का छात्र नहीं है, क्योंकि यह तीव्र बुद्धि का नहीं है, तभी तो इस कक्षा का छात्र है, क्योंकि सभी इस कक्षा के छात्र जो है तीव्र बुद्धि के हैं। और एक्स जो है इस कक्षा का नहीं है, इसके बारे में बता रहा है। तो केवल जो हमें लगता है कि निष्कर्ष तीसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस आपको स्टेटमेंट से कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो गया, दूसरा। तो केवल तीसरा जो है अनुसरण करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल तीसरा अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, और यहाँ से आपको बताना है कि रोस्टर हेन स्टालियन, यानी जो शब्द मुर्गी और मुर्गा और मुर्गी से उसी प्रकार बीजस्व, यानी जो बीजस्व होता है वो घोड़ा होता है, वो किससे रिलेटेड है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए, ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन दिया हुआ था हॉर्स, मेयर, और तो क्या होता है, मेयर घोड़ी होती है, तो बीजस्व मतलब अगर घोड़ा होता है, मेल होता है, तो घोड़ी मेयर होती है। तो वहां से आप लगा सकते थे ऑप्शन जो है मेयर, यानी घोड़ी होगी, यानी जिस प्रकार मुर्गा के मुर्गी से, तो मुर्गा जो होता है मेल होता है, तो मुर्गी फीमेल होती है, तो बीजस्व यानी घोड़ा होता है, तो उसी की फीमेल यानी घोड़ी होना चाहिए। तो ये आपको ऑप्शन दिया नहीं है, हालांकि वहां से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ABNOKL, जिस प्रकार ए बी का NO से संबंध है, उसी प्रकार के का संबंध किससे आपको बताना है। ये देखिएगा, इसमें कह रहा है कि जो पद तीसरे पद के उसी प्रकार संबंधित, सेम चीज वही बताया है। तो देखिए ए और बी यानी 1 और 2 लिखा है। NO जो होता है 14 और 15 होता है। तो KL होता है आपका 11 और ये 12 होता है, 11 के होता है, 12 होता है। तो उसी प्रकार अगर देखा जाए तो W होता है आपका 23 और आपका ये 25 हो जाता है, भाई ये होगा नहीं। Y होता है आपका 25, Z होता है 26, ये हो जाएगा। X, ये W आपका 23 होता है और ये आपका होता है आपका X 24, ये भी हो सकता है। और D होता है 24 और ये Y होता है आपका 25, ये भी हो सकता है। तो किस पहला दूसरा पद से संबंधित, इसमें आप चूज करना है कौन सा हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, 1 और 2, ध्यान से देखिएगा 1 और 2 कितना डिफरेंट है, तो आप कहेंगे 13 का डिफरेंट है, तभी तो ये 14 आया है। अगर 11 आपका है आपका के, तो 11 से जब 13 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 24 आएगा। इसका मतलब एक्स और वाई हो जाएगा। तो एक्स और वाई इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, केवल आपका डी जो है अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, और ये जो है हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें दिया हुआ है कि जिस प्रकार लेखक पुस्तक से संबंधित है, उसी प्रकार इस ऑप्शन से आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखता है, तो पेंटर ब्रश से कोई लेना देना नहीं है, और आपका जो मूर्तिकार है वो पत्थर से कोई लेना देना है। अगर मूर्तिकार अगर मूर्ति होता तो, क्योंकि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, और चित्रकार अगर यहाँ पेंटर होता ना, चित्रकार अगर पेंट देता कि पेंट करता है, या फिर पेंटर जो चित्रकार है वो पेंट करता है, तो वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर मूर्तिकार के यहाँ पे मूर्ति देता तो भी करेक्ट आंसर हो जाता है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि जो कुम्हार होता है वो बर्तन बनाता है, यानी उसका काम क्या है ये आपको बताना है। तो लेखक पुस्तक लिखता है, और डांसर जो है यहाँ पे जूते से, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है। अगर यहाँ नृतक जो है डांसर डांस देता तो वो आपका करेक्ट आंसर हो सकता था। तो ये जो है तीनों गलत थे, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा सेशन। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स ऐसे ही हम क्या करेंगे, जितने भी यूपीपी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए और जेल वार्डन के और जो रेडियो ऑपरेटर के, उन सभी को ऐसे आपको रीजनिंग मैथ को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।